नमस्कार। आज हम इस प्रेजेंटेशन में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया को जो है अंग्रेजी में वर्ब भी कहा जाता है। क्रिया को आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अमन दूध पीता है, तुम सब खेल रहे हो, वर्षा हो रही है। पीता है, खेल रहे हो तथा हो रही है शब्द समूह किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का होना या करना। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, देख, लिख आदि। इन धातुओं में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है, जैसे खा में ना जोड़ा खाना, देख में ना जोड़ा देखना, लिख में ना जोड़ा लिखना आदि। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया फिर दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है, तो इस वाक्य में क्रिया का फल कर्म क्रिकेट पर पड़ता है, तो यह सकर्मक क्रिया है। कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, इन क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म होता है, जैसे वह आम खाता है। यहाँ खाना क्रिया के साथ एक ही कर्म है, आम, अतः यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म पाए जाते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे श्याम ने मोहन को पुस्तक दी। यहाँ देना क्रिया के साथ दो कर्म हैं, मोहन और पुस्तक, तो यह द्विकर्मक क्रिया है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त दोनों कर्मों में से एक मुख्य कर्म है और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। तो मुख्य कर्म जो है वो निर्जीव और गौण कर्म सजीव होता है। ऊपर जो हमने उदाहरण देखा, श्याम ने मोहन को पुस्तक दी, इसमें पुस्तक जो है वो मुख्य कर्म है और मोहन जो है वो गौण कर्म है। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है और उत्तर ना मिलने पर वह क्रिया अकर्मक होती है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। जब दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ ही एक ही कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखने लगी, उसे जाना पड़ा। संयुक्त क्रिया से इच्छा समाप्ति, विवशता, निरंतरता एवं अपूर्णता का बोध होता है। इसका कुछ और उदाहरण देखिए। रेलगाड़ी चल पड़ी, नौकर सामान लाने गया। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं।
जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी में चलना तथा पड़ी यानी पढ़ना क्रियाएं हैं। दूसरा था नौकर सामान लाने गया, तो उसमें लाना यानी लेना और गया यानी चला जाना क्रियाएं हैं। तो ये जो है वो संयुक्त क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में जिन वाक्यों में क्रियाएं एक से अधिक होती हैं तो उनमें पहली क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया होती है और शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती है। मुख्य क्रियाओं के साथ आने वाली अन्य क्रियाएं सहायक क्रिया या रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। अभिजीत नेहा को पढ़ाता है, दिया भाई को विज्ञान पढ़ाती है। इन वाक्यों में पढ़ाता या पढ़ाती क्रियाएं हैं। ये क्रिया नेहा और भाई के द्वारा हो रही हैं, परंतु इन क्रियाओं को करने की प्रेरणा अभिजीत और दिया दे रहे हैं। अतः इन वाक्यों में क्रियाएं जो है वो प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने को प्रेरणा देता है तब वह क्रिया जो है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाता है। इस वाक्य में कर्ता स्वयं पाठ पढ़ने यानी कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, यानी अध्यापक यानी कर्ता स्वयं जो है वो पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं सम्मिलित ना होकर कार्य में स्वयं सम्मिलित ना होकर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, सोहन अपने बच्चों को अध्यापक से पढ़वाता है। इस वाक्य में सोहन जो है स्वयं प्रेरित ना कर अध्यापक द्वारा बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करवा रहा है। नाम धातु क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से देखिए, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, रंग से रंगना, फिल्म से फिल्माना। सर्वनाम शब्दों से आप से अपनाना, मैं से मिमियाना। विशेषण शब्दों में देखिए, मोटा से मुटियाना, दोहरा से दोहराना। अनुकरणात्मक शब्दों में देखिए, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, टिमटिम से टिमटिमाना। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन खाकर पढ़ता है, तो इस वाक्य में पढ़ता है और जो पढ़ता है जो वो है मुख्य क्रिया है और उससे पहले एक और क्रिया आई है खाकर, तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। नंदन घर आकर सो गया, यानी सोना मुख्य क्रिया है और उससे पहले आना पूर्वकालिक क्रिया है। सुमन ने कविता पढ़कर सुनाई, सुनाना मुख्य क्रिया है, उससे पहले पूर्व एक और क्रिया आई पढ़ना, तो वह पूर्वकालिक क्रिया है। इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के में जो है
कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको क्रिया समझ आई होगी। धन्यवाद।